Hey guys, this is Shruti Tripathi and welcome to the channel Spirit of Chemistry. So I have uploaded one video on polymer chemistry in which I have discussed about the important points for solving polymer question. Alright, so let's solve all the question from June 2011 to June 2019. So our first question is, there are several types of mean molar masses for polymer and they are dependent on experimental method like osmometry, light scattering and sedimentation. So the correct relation between mean molar masses and experimental method are. So I have told you in my previous video that the osmometry is used to determine the number average molar mass, okay, Mn bar. And the light scattering method is used to determine the weight average molar mass. And the sedimentation I have told you that the sedimentation method can be of two types. So अगर सिर्फ सेडिमेंटेशन की बात होती है तो आपको यहाँ पर mz लगा के आना है, यानी z एवरेज मोलर मास के लिए सेडिमेंटेशन मेथड यूज होता है. Alright, so answer third will be the correct answer. Okay. Now our second question is the addition polymerization of M monomer. M is the monomer. Okay. So involves the following step. इसमें काफ़ी सारे स्टेप दिए हुए हैं कि I जब रिएक्ट करता है, I जो है यहाँ पर वो इनिशिएटर है और R जो है फ्री रेडिकल है और ये कई सारे स्टेप्स में प्रोसीड करता है. ओके, सो ये बताना है इसमें द रेट कांस्टेंट फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर इज 10⁻³ मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब. The overall rate of the reaction is 4 × 10⁻³ mole decimeter inverse cube second inverse. So assuming steady state approximation for free radical, the kinetic chain length is. So इस ओवरऑल इतना बड़े क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये बताना है, ये सब इतना बड़ा जो जितना भी दिया हुआ है क्वेश्चन, ये सब डराने के लिए दिया हुआ है. सिर्फ पूछा यही गया है कि काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है, बस. तो काइनेटिक चेन लेंथ का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था आप लोगों को, जिसमें बताया था कि काइनेटिक चेन लेंथ जो होता है उसमें ओवरऑल रेट अपॉन रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप के इक्वल होता है. अब यहाँ पर ओवरऑल रेट क्या है, यानी रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन. ओके, एंड डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप. तो हमें काइनेटिक चेन लेंथ निकालनी है तो चाहिए क्या होगा, ओवरऑल रेट एंड रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप. नाउ अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है. सो दिया हुआ है रेट कांस्टेंट फॉर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन इज 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. सो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है यानी K1 दिया हुआ है हमारा. टू × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स. ओके, इनिशियल कंसेंट्रेशन इनिशिएटर की दी हुई है. द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर इज 10⁻³ मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब. Okay, and the overall rate of the reaction is 4 × 10⁻³ mole decimeter inverse cube second inverse. Okay, so हमें मेन चीज़ तो मिल ही गई. बस एक चीज़ आप याद रखिए कि जो रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, जो ओवरऑल रेट जिसको डिवाइड करते हैं रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि जो फर्स्ट स्टेप हमारा बना हुआ है उसमें रेट कांस्टेंट, फर्स्ट स्टेप का रेट कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर. ओके, सो K1I इज द रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप. ऑलराइट, सो इसका जो प्रोडक्ट होगा 2 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशिएटर दिया ही हुआ है 10⁻³. इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप. ओके, देखिए ठीक है, K1I.
अब यहाँ पर दिया हुआ है ओवरऑल ऑलरेडी दिया ही हुआ था 4 × 10⁻³ मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब सेकेंड इनवर्स, ओके। एंड K1I इज द रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे इससे। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि यूनिट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि यूनिट लास्ट में कैंसिल होने ज़रूरी है, क्योंकि काइनेटिक चेन लेंथ हमारा क्या होता है, क्वांटम एफिशिएंसी होता है, क्वांटम एफिशिएंसी, जो कि क्या है, यूनिट लेस, ओके। सो क्या याद रखना है कि सारी यूनिट्स कैंसिल जरूर होनी चाहिए, यानी मोल डेसीमीटर इनवर्स क्यूब सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाती है और हमें मिलेगा क्या, 2000 आंसर, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2000 A, ओके। Now our next question is, during addition polymerization the reaction proceed via। So ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये जून 2012 में पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए, ओके। सो एडिशन पॉलीमराइजेशन जो हमारा प्रोसीड होता है वो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के थ्रू होता है, ओके। सो आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ना ए होगा इसमें, ना सी होगा, ना डी होगा, ना स्टेप ग्रोथ प्रोसेस से होता है, ना कास्केड प्रोसेस से होता है, ना ही एडिशन प्रोसेस से। तो जितने भी एडिशन पॉलीमराइजेशन होते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन के टाइम पे क्या होता है, फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन होती है, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, ये भी आप आराम से बता दोगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पॉलीमर केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के मत आइए, क्योंकि ये कम से कम अराउंड 6 to 7 मार्क्स का, 4 और 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास ऑफ अ पॉलीमर आर ऑब्टेन्ड रेस्पेक्टिवली बाय। तो ये बताना है कि नंबर एवरेज मोलर मास और वेट एवरेज मोलर मास को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैंने बताया हुआ था कि नंबर एवरेज मोलर मास किससे निकलता है, ऑस्मोमेट्री से, और वेट एवरेज मोलर मास किससे निकलता है, लाइट स्कैटरिंग मेजरमेंट से, ओके। सो आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पॉलीमर सैंपल हैज द फॉलोइंग सैंपल, ठीक। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं, 3 तरह के हैं, और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया है उनका, ठीक है। तो अब निकालना क्या है, द पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स PDI ऑफ द पॉलीमर, पॉलीमर का PDI निकालना है। और मैंने बताया था PDI क्या होता है हमारा, PDI इज इक्वल्स टू MW बार अपॉन MN बार। तो बहुत ही सिंपल है ये, सिर्फ आपको क्या करना है, पहले MW बार यानी वेट एवरेज मोलर मास निकालना है, फिर नंबर एवरेज मोलर मास निकालना है, फिर वेट एवरेज मोलर मास को डिवाइड कर देना है नंबर एवरेज मोलर मास से। मैंने निकाला हुआ है, देखिए। नंबर एवरेज मोलर मास में क्या करना है, ये हो गया N1 और ये हो गया आपका M1, ये हो गया N2, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया M3। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक। इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी 10 × 1000 प्लस 50 × 2000 प्लस 40 × 4000 और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ, यानी N1 प्लस N2 प्लस N3 से, ओके। अब इसके बाद जो आंसर आएगा वो देख लीजिए, MN बार निकल आया, सिंपल। मास, वेट एवरेज मोलर मास भी ऐसे निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वेट एवरेज मोलर मास का, N1 M1 स्क्वायर प्लस N2 M2 स्क्वायर प्लस N3 M3 स्क्वायर, ओके। और इसको डिवाइड कर देते हैं N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 से, ओके। सो ये फॉर्मूला होता है वेट एवरेज मोलर मास का, ओके। सो बस इसमें क्या करना है, N1 की भी वैल्यू पता है, M1 की पता है, N2 की पता है, M2 की पता है, N3 M3 की पता है, सबकी वैल्यू पता है, बस पुट करना है आपको। पुट करने के बाद ये आएगा 85,000
20 डिवाइडेड बाय 27। अब क्या होता है, PDI मैंने बताया ये आपको कि PDI इज इक्वल्स टू MW बार अपॉन MN बार, यानी वेट एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय द नंबर एवरेज मोलर मास। दोनों की वैल्यू निकल आई है, दोनों को बस डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, 857, 850 डिवाइडेड बाय द C इज द राइट आंसर। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जून 2013 में आया था और बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आराम से हो जाता। यूजिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, मैंने इंट्रिंसिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला बताया था, ईटा इक्वल्स टू KmV और की पावर A। सो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी क्या होता है, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलीमर एंड एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ आइडेंटिफाई विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। ये सेम है, विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास को ही निकालना है, ठीक है। दिया क्या हुआ है इसमें, गिवन दैट A इज इक्वल्स टू 0.5, A दिया हुआ है, A जो है हमारा, एक सेकेंड, ईटा इक्वल्स टू KmV बार की पावर A। सो A दिया हुआ है, K दिया हुआ है 5 × 10⁻³ लीटर पर ग्राम, ठीक है। K भी दिया हुआ है। अब चाहिए क्या, MV निकालने के लिए ईटा। सो इसके लिए ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि ईटा की जो ईटा रिड्यूस होता है वो किसके इक्वल होता है, ईटा अपॉन ईटा 0 माइनस ईटा 0, ठीक है, अपॉन C, ठीक है। ये भी C से डिवाइड होगा, ठीक। तो जब हम इसे लिमिट C टेंड्स टू 0 करते हैं तो हमारी ये जो वैल्यू होती है, ओवरऑल ये जो वैल्यू होती है C कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में, C क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि ईटा की वैल्यू दी हुई है 0.050। इसका मतलब ये 0 तो हुई नहीं, जहाँ पे ये जो मिल रही है लाइन वो 0 तो हुई नहीं। इसके मतलब अगर हम इसको नीचे तक बढ़ाते हैं तो ये यहाँ कहीं 0 होगी। और मैंने बताया था ये क्या होता है, ईटा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, यानी ईटा की ये वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, बस पुट करना है ईटा की वैल्यू 0.050 में, इसमें पुट करेंगे। के की वैल्यू पता लग गई 5 × 10⁻⁵ और ए की वैल्यू पता लग गई है, क्या है, 0.5। तो हम MV आराम से निकाल सकते हैं। सो इसका आंसर क्या आएगा, D 10⁶। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in radical polymerization, the quantity given by the rate of monomer depletion divided by the rate of propagating radical formation is called। सो एक बार ढंग से पढ़िए इसको, क्या दिया है, द क्वांटिटी गिवन बाय द रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीशन। रेट ऑफ मोनोमर डिप्लीशन क्या, रेट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन। मैंने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन को अगर हम डिवाइड करते हैं रेट ऑफ प्रोपोगेटिंग रेडिकल फॉर्मेशन से या रेट ऑफ फर्स्ट स्टेप से, तो हमारा क्या बताता है वो, काइनेटिक चेन लेंथ। ओके, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑलराइट, now our next question is a plot of osmotic pressure against concentration दिया है ग्राम पर लीटर में, ओके, of a polymer is constructed, the slope of the plot is। so यहाँ पर दिया है कि osmotic pressure का डायग्राम एक बनाया है, एक प्लॉट बनाया हमने, एक ग्राफ बना हुआ है। osmotic pressure क्या होता है, पाई, ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर इज पाई को अगर हम किसी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो
उसका जो स्लोप होता है उस प्लॉट का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर या इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ द पॉलीमर, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द पॉलीमर, या फिर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो मैंने बताया था, एक चीज़ आप याद करिए कि ऑस्मोमेट्री की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला था PV इक्वल्स टू NRT। ओके, जब V नीचे आता है तो क्या बनता है, P इक्वल्स टू N/V/RT, यानी क्या हो गया, पाई P इक्वल्स टू CRT। सो ये जो P है यही क्या होता है, प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हमारा। सो पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, CRT। अब क्या दिया है कि ग्राफ दिया हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसेंट्रेशन के बीच में, इन दोनों के बीच में दिया है। अब पूछ रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा ये, या मोलर मास इंक्रीज होने पे इंक्रीज होगा, या कंसेंट्रेशन इंक्रीज डिक्रीज होने पे डिक्रीज होगा, या फिर टेम्परेचर के इंक्रीज होने से डिक्रीज होगा। तो सिंपल से दिख रहा है कि ये जो पाई है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, यानी स्लोप जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्लोप हमारा क्या है यहाँ पे, स्लोप इज RT। स्लोप हमारा यहाँ पर क्या हुआ, स्लोप इज इक्वल्स टू RT, यानी T की वैल्यू, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारा स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो आंसर A इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, this question was asked in TIFOR 2015. Okay, so a common characteristic of conducting polymers such as polypyrrole and polythiophene, okay, which make them conduct electricity. Okay, so पहले तो पायरोल जान लीजिए, पायरोल क्या होता है, सो पायरोल, ये पायरोल होता है और ये थायोफीन होता है। ओके, इसके ऊपर लोन पेयर होता है। अब मान लो कि ऐसे ही कई सारे पायरोल इसके थ्रू जुड़े हों या इसके थ्रू जुड़े हों, कई सारे जुड़े हैं, तो इसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो किस वजह से होगा, ऑब्वियस सी बात है किस वजह से, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रहा है, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन हो रहा है। सिमिलरली इसमें भी थायोफीन में भी क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। और अगर ऐसे ही कई सारे थायोफीन एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, पॉलीथायोफीन, यानी एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये कॉन्जुगेशन और अच्छे से होगा। जब ये कॉन्जुगेशन और अच्छे से होगा तो क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कॉन्जुगेशन की वजह से। सो सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कॉन्जुगेशन थ्रू आउट द पॉलीमर चेन make them conduct electricity. Okay, so C is the correct answer. Now next question is the intrinsic viscosity. The intrinsic viscosity depend on the molar mass as eta equals to kma. The empirical constant K and A depend upon. सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि K और A किस पे डिपेंड करते हैं। मैंने बताया था नेचर ऑफ पॉलीमर पे दोनों डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे दोनों डिपेंड करते हैं, ठीक है, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो अब इसमें टेम्परेचर की तो कोई बात नहीं हुई है, बात किसकी हो रही है, पॉलीमर और सॉल्वेंट की। A में दिया है सॉल्वेंट ओनली, B में दिया है पॉलीमर ओनली, तो ये सिर्फ सॉल्वेंट पे तो सिर्फ डिपेंड नहीं करता है, ना ही सिर्फ पॉलीमर पे डिपेंड करता है। ठीक, पॉलीमर के इंटरैक्शन पे भी डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं था आपको। तो बचा क्या, पॉलीमर और सॉल्वेंट पेयर, यानी पॉलीमर और सॉल्वेंट पेयर दोनों पे डिपेंड करेगा। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।